Welcome to SR English Institute. This is R Sharma. Today I am going to talk about all the modal auxiliary verbs at a time. यानी आज मैं सभी modal auxiliary verbs को एक ही बार में बताने जा रहा हूँ. तो let's start this video lecture. First of all, I would like to tell you what are modal auxiliary verbs. सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि modal auxiliary verbs क्या होता है या कौन कौन होता है. तो ध्यान रखिए. Can, could, may, might, shall, should, dare, need, used to, ought to and must are called modal auxiliary verbs. यानी can, could, may, might, shall, should, dare, need, used to, ought to तथा must को modal auxiliary verbs कहा जाता है. अब इसमें कुछ फैक्ट बातें हैं, हमेशा उसे ध्यान में रखिएगा. जैसे कभी भी modal auxiliary verbs अपने बाद में पहले रूप को ही लेता है, यानी verb के पहले फॉर्म का ही इस्तेमाल किया जाता है modal auxiliary verb के बाद. जैसे वी शुड हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए. तो हेल्प शुड के बाद हेल्प जो है वर्ब का पहला रूप का इस्तेमाल हुआ है. तो इसी तरह सभी modal auxiliary वर्ब जब भी प्रयोग हुआ तो पहले वर्ब को ही लेगा, यानी वर्ब के पहले फॉर्म को ही लेगा. जैसे आई विल गो टू पटना, मैं पटना अवश्य जाऊंगा. तो यहाँ पर जो आ रहा है गो जो फर्स्ट फॉर्म है वर्ब का. दूसरा चीज है कि ये अपने बाद में तीसरा फॉर्म भी लेता है. तो ऐसा कब होता है, जब भी modal auxiliary verb के बाद यदि हैव का प्रयोग करते हैं तो यह अपने बाद में verb के तीसरे फॉर्म को लेने लगता है. और ऐसे में ज़्यादातर modal auxiliary verb पास्ट के या किसी पूर्ण रूप से हुए कार्य का बोध कराता है. जैसे वी शुड हैव हेल्प द पुअर, यानी हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए थी. यानी यहाँ पर हैव के बाद हेल्प जो आया तीसरे फॉर्म का इस्तेमाल हुआ. तीसरा फैक्ट है कि ये modal auxiliary verb जब अपने बाद में हैव लेता है तो ये किसी इन्फिनिटिव को ले सकता है, 2 + V1 को ले सकता है, जो भविष्य में होने वाले कार्य के बोध कराने के लिए करता है या मजबूरन किसी कार्य को होने का बोध कराता है. जैसे आई विल हैव टू डू दिस वर्क, इसका मतलब हुआ मुझे इस काम को करना पड़ेगा. यानी कि यहाँ पर हैव के बाद 2 + V1 का प्रयोग हो रहा है, टू डू, तो यहाँ इन्फिनिटिव के रूप में है. चौथा फैक्ट है इसमें कि modal auxiliary verbs कभी भी यह अपने सब्जेक्ट के अनुसार नहीं बदलता है. यानी सब्जेक्ट कोई भी हो, modal auxiliary verbs वही का वही रहता है जो आप वाक्य में सेंस के अनुसार प्रयोग कर रहे हैं, कभी भी अपना फॉर्म नहीं बदलता है. तो इतना यदि फैक्ट आप ध्यान में रखेंगे तो modal auxiliary verb को यूज़ करने में बहुत ही हेल्प होगा. और ये सभी फैक्ट है, हमेशा यह दिमाग में रखना पड़ेगा. नेक्स्ट ये ध्यान रखिए, सबसे पहले मैं सेल के प्रयोग को बताने जा रहा हूँ. तो सेल अपने बाद V1 लेगा, तो ऐसे में उसी V1 के साथ हिंदी इसका अर्थ आएगा गागेगी. और ये किसी भविष्य में, यानी सेल से किसी भविष्य में होने वाले कार्य के बोध कराते हैं, जो कार्य हम भविष्य में करने वाले हैं. जैसे आई सेल गो टू अमेरिका, मैं अमेरिका जाऊंगा, यानी ये भविष्य की बात को सोच रहा है जाने का. इसी तरह वी शैल डू दिस वर्क, मैं कह रहा कि हम लोग दिस वर्क टुमारो, यानी हम लोग कल इस काम को करेंगे. यानी कि यहाँ भविष्य में करने वाले हैं, यानी कल यानी नियर फ्यूचर है, नज़दीक भविष्य है. तो भविष्य में यानी करने के कार्य को दर्शाने के लिए सेल का प्रयोग किया जाता है. ऐसे में ये स्पेशली यहाँ पर एक अंतर आपको आएगा कि यह हमेशा सेल आई वी के साथ ही प्रयोग होता है, और बाकी जो सब्जेक्ट है वो उसके साथ विल का प्रयोग किया जाता है, जिससे मैं नेक्स्ट टाइम बताने जा रहा हूँ इसके बाद. तो मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा आपको. और ये भी ध्यान रखिए, इसके बाद हम जब भी प्रयोग करते हैं किसी वर्ब ऑफ टाइम यानी समय का बोध का प्रयोग करते हैं, तो भविष्य में होने वाले कार्य का बोध कराते हैं, यानी या भविष्य में होने वाले कार्य से संबंधित हम समय का बोध कराते हैं, जिससे कि हम भविष्य में करेंगे उसका यहाँ आना चाहिए. जैसे नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, ऐसा प्रयोग कर कर हम भविष्य के कार्य को दर्शा सकते हैं. नेक्स्ट दूसरा चीज़ है कि सेल का ही पास्ट रूप शुड होता है. यह भी अपने बाद V1 लेगा, तो इसका अर्थ होता है ना चाहिए, नी चाहिए, ने चाहिए, या ना चाहिए था, नी चाहिए थी, ने चाहिए थे. तो इससे ध्यान रखिएगा, शुड से हम कई तरह की बातों को दर्शा सकते हैं. हम
जैसे प्रेजेंट को भी बात को दर्शा सकते हैं, पास्ट के भी बात को दर्शा सकते हैं, यानी प्रेजेंट के कार्य को दर्शा सकते हैं, पास्ट के कार्य को दर्शा सकते हैं, और भविष्य और फ्यूचर के भी कार्य को दर्शा सकते हैं। अब वो सेंटेंस के सेंस के अनुसार देखना पड़ेगा कि किस सेंस में प्रयोग करना है। यहाँ एक और चीज इसमें समझ लीजिए कि शुड आपको सेल की तरह कार्य नहीं करता है, सेल से थोड़ा भिन्न है। ये अपना रूप ये प्रेजेंट में भी लेता है और पास्ट में भी लेता है। जैसे वी शुड हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो इससे पहला चीज बोध हो रहा है कि प्रेजेंट टाइम का बोध करा रहा है, और करनी चाहिए मीन्स आगे भी हमें करनी चाहिए, ये हमारा जिम्मेवारी है करने का। यानी कि ये भी कह सकते हैं शुड यूज टू एक्सप्रेस एडवाइस, यानी शुड का प्रयोग हम लोग सलाह देने के लिए करते हैं, या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको समाज यानी सामाजिक जिम्मेदारी भी है कि आपको ऐसा करना चाहिए, तो ये भी बोध कराता है। तो हम इससे प्रेजेंट और पास्ट या फ्यूचर तीनों को बोध करा सकते हैं। तो एक ही सेंटेंस, आपको कंफ्यूजन होता होगा पहले कि एक ही सेंटेंस जो है प्रेजेंट को भी बोध करा सकता है, पास्ट को, फ्यूचर को भी। जैसे वी शुड हेल्प द पुअर, यानी हम लोगों को गरीबों की मदद करनी चाहिए। यानी एक तो प्रेजेंट को बोध कराया, दूसरा कि इसी को हम अर्थ लगा सकते हैं हम लोगों को गरीबों की मदद करनी चाहिए थी। यानी प्रेजेंट और पास्ट दोनों का यहाँ क्लियर हो जा रहा है। तो ये इसमें कैसे समझेंगे कि प्रेजेंट है कि पास्ट है? जब भी अब पास्ट को दर्शाएंगे तो पास्ट को कैसे समझेंगे, तो इसके साथ एक सेंटेंस जुड़ा होगा जो आपका पास्ट टेंस में होगा, तो समझिएगा कि ये पास्ट टेंस में है। और यदि अकेला ये सेंटेंस रहेगा तो ये समझिएगा कि प्रेजेंट भी हो सकता है और पास्ट को भी बोध करा सकता है। जनरली ये प्रेजेंट का ही बोध कराता है। और जब इसके साथ सेंटेंस होता है पास्ट से जुड़ा हुआ, जैसे कि इनडायरेक्ट नरेशन में ही सेड दैट वी शुड हेल्प द पुअर, तो सेड यहाँ V2 में है, यानी पास्ट टेंस में है, तो ये भी पास्ट का अर्थ रखेगा। और ये यदि अकेला रहेगा तो ज़्यादातर प्रेजेंट का अर्थ रखता है। ऐसे हम सेंटेंस के सेंस को समझेंगे कि क्या कह रहा है। इसी तरह यहाँ देखें यू शुड टेक मेडिसिन इन टाइम, यानी इसका अर्थ होगा हमें समय पर दवा लेनी चाहिए। और ये इसके साथ यदि पास्ट टेंस वाले कोई सेंटेंस जुड़ा हो तो इसी का अर्थ हो जाएगा हमें समय पर दवा लेनी चाहिए थी। नेक्स्ट, यू शुड टेक एक्सरसाइज डेली, तुम्हें प्रतिदिन एक्सरसाइज करना चाहिए, यानी व्यायाम करने चाहिए। यहाँ पर ये हम प्रेजेंट का से बोध करा रहे हैं क्योंकि एवरीडे का प्रयोग हुआ है। और इसी के साथ यदि पास्ट वाले सेंटेंस जुड़ा हो कोई तो इसी का अर्थ होगा यू शुड टेक एक्सरसाइज एवरीडे, यानी हमें प्रतिदिन व्यायाम करने चाहिए थी। अब यदि आप चाहते हैं कि हम सिंगल सेंटेंस से हम पास्ट का बोध कराएं तो इसके साथ यानी शुड के साथ हैव लगा दें और ये वर्ब का जो फॉर्म है हेल्प्ड कर दें और टेकन कर दें, यहाँ भी टेकन कर दें, यानी वर्ब के तीसरे फॉर्म का इस्तेमाल कर दें, तो यही पूरे सेंटेंस तीनों सेंटेंस पूर्ण रूप से पास्ट का बोध कराने लगेगा। जैसे वी शुड हैव हेल्प द पुअर, यानी हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए थी, यानी ये पूर्ण रूप से पास्ट होगा। इसमें कोई डाउट नहीं है कि फ्यूचर हो सकता है या प्रेजेंट हो सकता है, ये पूर्ण रूप से पास्ट होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर होगा कि कब पास्ट के सेंस में लगाएंगे और कब प्रेजेंट के सेंस में लगाएंगे। नेक्स्ट, अब विल का यूज हम बताने जा रहे हैं, तो ध्यान रखें विल से भी हम भविष्य में होने वाले कार्य की इच्छा को व्यक्त करते हैं। यानी भविष्य में यदि कोई काम को करने वाले हैं तो वो आपकी इच्छा है कि उस काम को मैं करूँगा, तो उससे स्पेशली विल का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिए आज के डेट में जो है शैल और विल का प्रयोग कॉमन हो चुका है। तो मैंने पहले ही बताया कि आई विल को छोड़ दीजिए तो बाकी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग किया जाता है, लेकिन आज के डेट में जो है प्रयोग कॉमन हो चुका है, ज़्यादातर प्रयोग विल का ही हो रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि विल से पूर्ण रूप से इच्छा का बोध होता है और शैल से कोई इच्छा का बोध नहीं होता है। इसलिए यदि आप भविष्य में किसी काम को करने वाले हैं तो आपकी इच्छा है कि आप भविष्य में किसी काम को करेंगे। इसी वजह से हम ज़्यादा अभी यूज में विल का ही हो रहा है प्रयोग। जैसे आई विल गो टू अमेरिका यहाँ करें तो और ज़्यादा बेहतर क्लियर कराएगा, क्योंकि उससे अमेरिका जाने की इच्छा है तभी वो सोच रहा है। नेक्स्ट, ये भी समझ लीजिए कि ये भी अपने बाद ह्यूमन लेगा तो सेम वही अर्थ रखता है, गागेगी अर्थ देता है और ऐसे में भविष्य में होने वाले कार्य का बोध कराएगा जो इच्छा को बताता है। तो यहाँ ध्यान रखिए ही विल बाई अ कार नेक्स्ट मंथ, यानी वह अगले मंथ एक कार खरीदेगा। तो यहाँ भविष्य में खरीदने वाला है, इसकी इच्छा है ये कार खरीदेंगे। आई विल डू और डाई, ये भी समझिए कि ये
ये विल इज यूज टू एक्सप्रेस ए स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन इन फ्यूचर टाइम, यानी भविष्य में स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, एकदम कसम खा ली कि आपको करना ही है किसी काम को, तो ऐसे में विल का प्रयोग करना चाहिए। जैसे आई विल डू और डाई, मैं करूंगा या मरूंगा, तो ऐसे स्थिति में विल का प्रयोग करना चाहिए, न कि शैल का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा, सी विल अपीयर एट द एग्जामिनेशन, यानी वह परीक्षा में भाग लेगी या अपीयर होगी, यानी इसका मतलब हुआ कि ये भविष्य में एक परीक्षा देने वाली है, उसका बोध करा रहा है, या कि वह भविष्य में किसी काम को करेगी, या उसकी इच्छा है कि मैं भविष्य में एग्जाम दूंगी या एग्जाम में उपस्थित रहूंगी। नेक्स्ट, अब इसी का विल का ही पास्ट वुड होता है, तो यहाँ ध्यान रखें, इससे भी हम लोग प्रेजेंट को भी बोध करा सकते हैं, पास्ट के भी एक्शन को बोध करा सकते हैं, और फ्यूचर के भी एक्शन को बोध करा सकते हैं। ये सब जो है बातें, जो कन्फ्यूजन की बातें हैं, जो आपको अभी तक कन्फ्यूज रहे होंगे कि हम कब करेंगे, तो आज पूरी तरह स्पष्ट कर लीजिए। जितने भी कन्फ्यूजन है आपका स्पष्ट हो जाना चाहिए, और साथ ही आप सभी इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर भी करते जाएं, ताकि और भी कि जो बच्चे हैं जो नहीं पढ़ पा रहे हैं उनको लाभ मिल सके। तो ध्यान रखिए, वुड का जो प्रयोग है हमारा, स्पेशली यदि कहें तो विल, तो हमारा भविष्य के कार्य को बताता है, तो विल वुड उसी यही पास्ट का बोध करा रहा है, यानी उसी का पास्ट टेंस है, तो इसका मतलब पास्ट के में हो चुके कार्यों को बोध कराएगा। तो जाहिर सी बात है कि ये फैक्ट भी है कि ये पास्ट में हो चुके कार्यों को बोध कराएगा। जैसे इसका हिंदी अर्थ होता है क्रिया, ये भव लेगा, ता होगा, ती होगी, ते होंगे। जैसे ही विल या ही वुड वर्क हार्ड डेली, यानी वह कठिन परिश्रम प्रतिदिन करता होगा, यानी कि करता होगा, यानी ये आपको लग रहा है कि फ्यूचर का बोध करा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, यानी वो कठिन परिश्रम प्रतिदिन करता होगा, यानी पास्ट की बात को कह रहा है, तभी वो आज सफल हुआ है। यदि कोई व्यक्ति, यदि माने कि कोई व्यक्ति आज सफल हो गया और उसकी बात को कह रहे हैं या उसके बारे में हम कह रहे हैं, तो वहाँ पर हम दर्शा सकते हैं ही विल वर्क हार्ड डेली, वह कठिन परिश्रम करता होगा तभी आज वो सफल हुआ है। तो यहाँ पास्ट से बोध करा दिए। दूसरा चीज़ है कि इसको हम लोग कंडीशनल सेंटेंस में भी यूज करते हैं। नेक्स्ट, जैसे ही वुड वर्क हार्ड डेली, यानी प्रतिदिन, यानी वह प्रतिदिन कठिन परिश्रम करता होगा। नेक्स्ट, यहाँ ध्यान रखिए, किसी हम कंडीशनल सेंटेंस में भी इसका बोध कराते हैं या प्रयोग करते हैं। जैसे इफ आई वेयर अ बर्ड, यदि मैं चिड़िया होता, तो आई वुड फ्लाई इन द स्काई। तो यहाँ पर देखिए कह रहे हैं कि यदि मैं चिड़िया होता, तो आई के साथ वर का प्रयोग किए। जनरली यदि हम प्रयोग करते हैं तो आई के साथ वर्ड का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब कंडीशन हो, और ऐसा कंडीशन जो अनरियल कंडीशन हो, यानी ऐसा कंडीशन जो होना संभव नहीं हो, तो ऐसे काज को दर्शाने के लिए हम सब्जेक्ट के साथ उल्टे भाव का प्रयोग करते हैं, यानी आई के साथ वर, ही के साथ वर, सी के साथ वर का प्रयोग करने लगते हैं। तो इफ आई वर अ बर्ड, यदि मैं चिड़िया होता, यानी चिड़िया होना संभव नहीं है, लेकिन ये अपना इच्छा को व्यक्त कर रहा है, तो जब इच्छा को व्यक्त कर रहे हैं तो वुड का प्रयोग करेंगे, और ये पास्ट टेंस में वर है तो इसको भी वुड में प्रयोग करेंगे। जैसे तो आई वुड फ्लाई इन द स्काई, मैं आकाश में उड़ता, यानी यदि मैं चिड़िया होता तो मैं आकाश में उड़ता। यहाँ इच्छा है इसलिए वुड का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ भी बहुत लोग कंफ्यूज होता है कि कभी ऐसे सेंटेंस के बाद कभी यहाँ पर वुड का प्रयोग होता है, कभी कुड का प्रयोग होता है, तो ऐसा कब होता है। तो ध्यान रखिए, जब इच्छा का बोध कराएगा तो आगे वुड का प्रयोग करेंगे, और किसी समर्थ का बोध कराएगा, सक्षम होने की बोध कराएगा, योग्य होने की बोध कराएगा किसी कार्य को करने में, तो हम कुड का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, ये भी समझ लीजिए कि ये तो देखने में आपको पास्ट दिख रहा है, लेकिन ये बोध करा रहा है कि प्रेजेंट में भी ऐसा हुआ रहता अभी तक, यानी होते, यानी यदि मैं चिड़िया होता, यानी अभी भी होता, तो मैं आकाश में उड़ता, यानी अभी भी उड़ रहता या उड़ता। तो ये ध्यान रखिए, ये बोध करा रहा है कि पहले से मैं यदि चिड़िया हो गया रहता तो आज भी ऐसा करता, तो प्रेजेंट के विकास को ऐसा बोध करा रहा है। देखने में पास्ट है लेकिन बोध करा रहा है प्रेजेंट के। ध्यान दीजिए। नेक्स्ट, अब इससे हम लोग रिक्वेस्ट का भी बोध कराते हैं किसी कार्य को करने के लिए या करवाने के लिए। जैसे वुड यू लाइक टू टेक अ कप ऑफ टी, कह रहा है कि क्या आप एक कप चाय लेना चाहेंगे या लेना पसंद करेंगे, तो ऐसे में उसको रिक्वेस्ट समझा जाएगा।
यानी प्रेजेंट की रिक्वेस्ट का बोध करा रहा है, यानी प्रेजेंट की बात को कह रहा है कि क्या आप एक कप चाय लेना चाहेंगे या पसंद करेंगे। देखने में तो फ्यूचर का आगे से लग रहा है, लेकिन प्रेजेंट की बात को बता रहा है। और भी कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि किसी कभी कभी देखे होंगे टीवी किसी प्रोग्राम पर कोई एंकर किसी एक्टर एक्ट्रेस को बुलाता है किसी को अवार्ड देने के लिए या कुछ कहने के लिए, तो वहाँ इस तरह से बातों को वुड से एक्सप्रेस करता है। जैसे नाउ आई वुड लाइक टू टेल या नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर अमिताभ बच्चन टू से समथिंग ऑन द स्टेज। यानी कह रहा है कि अब मैं मिस्टर अमिताभ बच्चन को स्टेज पर कुछ कहने के लिए बुलाना चाहूँगा। यानी कि यहाँ पर जो है अमिताभ बच्चन को यहाँ क्या कर रहा है कि रिक्वेस्ट कर रहा है स्टेज पर आने के लिए, तो वुड से हम रिक्वेस्ट का भी बोध कराते हैं जो प्रेजेंट का बोध होने लगता है। नेक्स्ट कैन। अब एक और बात इसमें समझिए, तो यहीं पर यदि आप यहाँ ध्यान रखिए, यदि यहाँ पर वर्ब जो प्रयोग है ये आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, और यदि यहीं पर हैड प्लस V3 का प्रयोग हुआ रहता, यानी परफेक्ट टेंस में सेंटेंस हुआ रहता, तो यहाँ पर आई वुड के साथ हम हैव का प्रयोग कर इसमें V3 का प्रयोग कर देते हैं। इसमें भी लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि हम कब वुड को पास्ट में करेंगे और कब वुड हैव प्लस V3 का प्रयोग उनको पास्ट करेंगे। तो ध्यान रखिए, यदि पहला कंडीशनल सेंटेंस परफेक्ट में हो तो अगला सेंटेंस हमारा वुड हैव प्लस V3 में होगा। यदि पहला सेंटेंस हमारा पास्ट इंडिफिनिट में हो तो ये वाला केवल वुड के बाद V1 का प्रयोग लेकर के ही पास्ट को बताएगा, दोनों पास्ट को बताएगा। इसी तरह इसमें भी ध्यान रखिए, कंडीशनल सेंटेंस आ जाए तो ये भी इसके साथ, यानी इसके पहले वाला सेंटेंस यदि परफेक्ट में हो तो ये अपने बाद वुड हैव प्लस V3 को लेगा, और यदि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इधर प्रयोग हो तो ये वुड ही लेगा जो दोनों पास्ट का ही बोध कराएगा। इसमें दोनों में अंतर ये होगा कि वुड यानी एक सेंटेंस इधर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो और इसके बाद ये सेंटेंस हो यानी शुड के बाद V1 का प्रयोग हो, तो ऐसे में बोध कराएगा कि वो कोई काम हो चुका है, यानी पास्ट की बोध जरूर कराएगा। लेकिन इसमें यह भी बोध करा सकता है कि वो कार्य प्रेजेंट में भी होगा, यानी प्रेजेंट में भी होने का एडवाइस भी दे सकता है। लेकिन इससे यदि वुड हैव ये का प्रयोग करते हैं या शुड हैव का प्रयोग करके V3 करते हैं, तो इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा कि आपको पास्ट में वो कार्य नहीं हुआ है। इससे ये पूरा क्लियर हो जाएगा कि भविष्य में वो कार्य पूरी तरह से हो चुका है। नेक्स्ट कैन। कैन का प्रयोग जब करते हैं तो ये कैन से हम लोग ये कह सकते हैं कैन यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटी और कैपेसिटी, यानी ये भी कह सकते हैं कैन इज यूज टू एक्सप्रेस मेंटल एबिलिटी और फिजिकल कैपेसिटी। यानी कैन का प्रयोग हम लोग मेंटल एबिलिटी या फिजिकल कैपेसिटी का बोध कराने के लिए करते हैं। इसमें ध्यान रखिएगा, इसका अर्थ होता है सकता है, शक्ति है, सकते हैं क्रिया के साथ लगा हुआ। इसमें स्ट्रक्चर जो होगा वही होगा जो सब्जेक्ट के, यानी सब्जेक्ट के बाद कैन के बाद V1 का प्रयोग करेंगे और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, तो इससे स्पष्ट हुआ कि मैं अंग्रेजी कैसे बोलूँगा। तो मैं माइंड का यानी मेंटल एबिलिटी का यूज करूंगा तभी मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, यानी माइंड का प्रयोग कर करना हो तो कैन का प्रयोग किया जाता है प्रेजेंट के एक्शन को बताने के लिए। जैसे सी कैन डू दिस वर्क, वह इस काम को कर सकती है, यानी कि इसमें फिजिकल हमें कैपेसिटी का जरूरत पड़ेगा, यानी शारीरिक क्षमता यानी शरीर की आवश्यकता पड़ेगा काम को करने के लिए। यहाँ फिजिकल एक्टिविटी हुआ। राज कैन सोल्व दिस सम, यानी राज इस सम को यानी गणित को सोल्व कर सकता है, यानी माइंड की आवश्यकता पड़ा। तो हमारा माइंड और शरीर से जब हम कोई काम को करते हैं तो कैन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट कैन का ही पास्ट रूप कुड होता है, तो ये भी हमारा प्रेजेंट को भी बोध करा सकता है, पास्ट को भी बोध करा सकता है, जिसका अर्थ होता है भाव के साथ सकता था, सकती थी, सकते थे, या सका, सकी, सके। या हम लोग प्रेजेंट भविष्य को भी इससे बोध कराते हैं जब हम लोग रिक्वेस्ट के सेंस में प्रयोग करते हैं, या प्रेजेंट का भी बोध कराते हैं जब हम लोग रिक्वेस्ट के सेंस में प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिए, जैसे आई कुड स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता था, यानी इससे ये बोध हो रहा है कि मैं अंग्रेजी बोल सकता था लेकिन बोल नहीं पाया।
तो ये पास्ट का बोध करा रहा है। इसी के साथ आई कुड हैव स्पोकन इंग्लिश भी कर सकते हैं, तो इससे बोध करा रहा है कि वो पूर्ण रूप से अंग्रेजी बोल सकते हैं, यानी किसी काम को कर सकता था। जैसे आई कुड डू दिस वर्क, मैं इस काम को कर सकता था, यानी ये पूर्ण रूप से पास्ट हुआ। इससे कभी कभी कुड से जब रिक्वेस्ट का बोध कराएंगे तो प्रेजेंट या फ्यूचर का भी बोध हो सकता है। जैसे कुड यू प्लीज हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे, तो यहाँ पर हम प्रेजेंट का भी बोध कर सकते हैं और पास्ट का भी बोध कर सकते हैं। हो सकता है कि वो अभी की बात कह रहा है और यहाँ पर कुड जो है सकता सकती थी छोड़ करके गागे लेने लगा, ये भी समझिएगा, इसमें भी कंफ्यूजन होता है। तो कह रहा है कि क्या आप कृपया मेरी मदद करेंगे, ये नहीं कि क्या आप कृपया मेरी मदद करना चाहिए या कर सकते थे, ऐसा नहीं कह सकते हैं। ये जनरली पास्ट का ही बोध करा रहा है इससे रिक्वेस्ट करने पर। नेक्स्ट, ऐसा रिक्वेस्ट करने पर ही होगा। नेक्स्ट, इफ ही वर अ मिनिस्टर, कह रहा है कि यदि मैं मंत्री होता, तो यहाँ देखिए V2 आ गया, तो अगला भी हमारा कुड का ही प्रयोग पास्ट सेंस में यूज होगा। जैसे कह रहा है कि इफ आई वर ए मिनिस्टर, यदि मैं मंत्री होता तो ही कुड बाई एन एरोप्लेन, कह रहा है कि यदि मैं मंत्री होता तो मैं एक एरोप्लेन खरीद लेता। यहाँ पर खरीद लेना यानी उसके लिए पैसा चाहिए, उससे यानी कि ये सेंस है कि आप सक्षम हैं कि नहीं, यानी क्षमता को बताने के लिए, कैपेसिटी को बताने के लिए हम कैन पास्ट के क्षमता और कैपेसिटी बताने के लिए कुड का प्रयोग करते हैं, और प्रेजेंट की क्षमता और एबिलिटी बताने के लिए कैन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ देखिए कुड का प्रयोग किए, यहाँ पर स्पष्ट हो गया। अब यहीं पे यदि हैड के बाद V3 का प्रयोग हो रहता है तो कुड है प्लस V3 यहाँ प्रयोग होता है, जो पूर्ण रूप से पास्ट का बोध कराता है। तो इसमें कुड के प्रयोग में हम कंफ्यूज होते हैं कब, कि प्रेजेंट में होगा कि पास्ट के बोध करा रहा है। तो ध्यान रखिए, जब रिक्वेस्ट करेंगे तो प्रेजेंट या फ्यूचर का बोध कराएगा, और ये जब रिक्वेस्ट नहीं करेंगे इसके साथ कोई पास्ट टेंस जैसे वर्ड का प्रयोग हुआ रहेगा, या जैसे इनडायरेक्ट नरेशन में ही सेड दैट आई कुड स्पीक इंग्लिश यदि करते हैं, या ही सेड दैट, हालांकि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार बदल जाएगा तो ही कुड स्पीक इंग्लिश हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा पास्ट का बोध कराने लगेगा, और नहीं तो हैव प्लस V3 का प्रयोग करें तो सिंगल सेंटेंस से भी हम हो चुके कार्यों को यानी बीत चुके पास्ट में कार्यों को बोध करा सकते हैं, और यानी कुड हैव V3 का प्रयोग करके, जैसे आई कुड हैव स्पोकन इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता था, ये पूर्ण रूप से पास्ट का बोध कराया। और आई कुड स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता था, ये भी बोध करा रहा है। और इसमें यही है कि इसके साथ पास्ट वाले सेंटेंस जुड़ा होता तो और बेहतर होगा, नहीं तो जैसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो ये प्रेजेंट का और फ्यूचर की भी बात को बता रहा है। उम्मीद करता हूँ कि कुड का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। मे, अब यहाँ पर देखिए कैन और मे को दोनों को कंबाइन करके समझिए। कैन जो है हमारा ताकत से कोई काम करता है, मेंटल योग्यता और क्षमता के भरे कार्यों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। वहीं पर मे का प्रयोग हम लोग पोलाइट किसी कार्य को करने के लिए करते हैं, यानी नम्रतापूर्ण रिक्वेस्ट कर करके इस काम को करने के लिए दर्शाते हैं, या किसी संभावना को यानी भविष्य या प्रेजेंट में होने वाले कोई ऐसा लगता है कि वो कार्य हो सकता है तो इससे बोध कराते हैं। दोनों के अर्थ सेम है, सकता है सकते हैं, इसका भी अर्थ होगा है, और मे का भी अर्थ सकता है सकते हैं लगाया जाता है। जैसे इट मे रेन टुडे, यानी आज वर्षा हो सकती है, यहाँ प्रेजेंट की संभावना है। इसी तरह यू मे मीट मी टुमारो, तुम कल मुझसे मिल सकते हो, यानी ये फ्यूचर की बात कर रहे हैं, यानी फ्यूचर रिलेटेड यदि किसी टाइम का प्रयोग करेंगे तो वहाँ फ्यूचर को बोध कराएगा। प्रेजेंट से रिलेटेड किसी समय का बोध कराएंगे तो प्रेजेंट का बोध कराएगा। मे आई सिट डाउन प्लीज, क्या मैं कृपया बैठ सकता हूँ, तो यहाँ पर हमारा रिक्वेस्ट का बोध हो रहा है, जो प्रेजेंट का बोध करा रहा है। नेक्स्ट, मे आई टेक योर पेन, क्या मैं आपकी कलम ले सकता हूँ, तो यहाँ प्रेजेंट के कार्य को बोध करा रहा है या रिक्वेस्ट के साथ, क्या मैं आपकी कलम ले सकता हूँ। या मे आई यूज योर पेन, क्या मैं आपकी कलम से लिख सकता हूँ, ये भी सेंस कह सकते हैं। यूज करना का मतलब लिखना, यहाँ पर सेंस होगा। नेक्स्ट, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब वहीं पर ध्यान रखिए, मी और माइट का प्रयोग करना आज के डेट में ज़्यादा कॉमन हो चुका है। अब क्या है कि हम माइट का भी प्रयोग से हम प्रेजेंट की बात को दर्शा सकते हैं यदि प्रेजेंट समय जुड़ा होता, और ऐसे में मे से भी ज़्यादा संभावना बढ़ जाती है माइट का। जैसे इट माइट रेन टुडे, यानी आज वर्षा हो सकती थी का भी अर्थ लगा सकते हैं, लेकिन आज की बात कह रहा है तो हम थी नहीं लगाएंगे क्योंकि प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो इसका मतलब है कि
आज वर्षा हो सकती है, यानी कि अब यदि हम मे से इसी को व्यक्त करेंगे, इट मे रेन टुडे, तो इसका मतलब हुआ कि आज वर्षा हो सकती है। इसकी संभावना जो है हमारा 60% है कि संभावना हो सकती है, यानी वर्षा होने की 50 से 60%। लेकिन माइट का प्रयोग कर कर यदि हम दर्शा रहे हैं कि संभावना को, तो इसमें हमारा संभावना किसी कार्य को होने का उससे बढ़ जाता है, 70-80% तक बढ़ जाता है। और इसी बात को यदि हम टाइम न दें तो इसका अर्थ हो सकता है कि वर्षा हो सकती थी, अब ऐसा कब होगा, तो यहाँ ध्यान रखिए। इसी के साथ यदि सेंटेंस को जुड़ा हो जो पास्ट टेंस में हो, तो ये पास्ट का बोध कराएगा और उसमें टाइम नहीं रहेगा। जैसे यू माइट डिफीट हिम, तुम उसे हरा सकते थे, ये भी कह सकते हैं हम जब इसके साथ, अब क्लियर कब होगा, जब इसके साथ पास्ट वाला सेंटेंस जुड़ा रहेगा। जैसे ही सेड दैट यू है, तो यहाँ पर यू माइट डिफीट हिम, तो यहाँ सेड जो इसके पहले आया वो पास्ट को बोध करा रहा है, तो ये भी पास्ट को बोध कराएगा। और ऐसे ये प्रेजेंट को भी बोध करा सकता है, पास्ट को भी संभावना का बोध करा सकता है। और अब ये दोनों में अंतर समझना चाहेंगे, तो यहाँ यदि प्रेजेंट के समय देंगे हमारा प्रेजेंट का बोध कराएगा जैसा टुडे, और यहीं पर यदि पास्ट का समय दे देंगे तो पूर्ण रूप से पास्ट का बोध कराएगा। ही माइट मीट मी स्टडी, यानी वह कल मुझसे मिल सकता था, यहाँ पर स्टडी का प्रयोग होने से हमारा पास्ट का बोध करा रहा है। अब यदि चाहते हैं कि हम बिना समय दिए ही पास्ट का बोध कराएं, तो यहाँ पर कर सकते हैं ही माइट हैव मीट, मीट का तीसरा रूप कर देंगे मीट मी, बस स्टडी नहीं भी जोड़ेंगे, तो इसका अर्थ हुआ कि वह मुझसे मिल सकता था या मिल चुका था। चुकी थी का अर्थ है यानी कोई कार्य है जो पूरी तरह से बीत चुका है। आई माइट हैव रेन, यानी वर्षा हो सकती थी, इसमें कोई डाउट नहीं है कि हैव प्लस V3 का प्रयोग करने से वो पास्ट का बोध नहीं करेगा। लेकिन माइट का प्रयोग कर यदि V1 का प्रयोग करेंगे तो इसमें संभावना ये भी हो सकता है कि प्रेजेंट का भी हो सकता है और पास्ट का भी बोध हो सकता है इससे। नेक्स्ट, इसमें भी ध्यान रखिएगा, संभावना जब व्यक्त करेंगे तो इसके पहले प्रेजेंट पास्ट इंडिफिनिट टेंस का सेंटेंस होगा, तो माइट का ही प्रयोग करेंगे। जैसे ही सेड आया, सेड पास्ट इंडिफिनिट टेंस हुआ, यहाँ पर भाव का दूसरा रूप है सेड, तो यहाँ पर माइट का ही प्रयोग करेंगे। और यदि ही और ही हैड के बाद तीसरा रूप का प्रयोग करेंगे किसी भाव का, तब ये सेंटेंस आएगा। तो यहाँ भी सब्जेक्ट के बाद माइट हैव प्लस V3 का प्रयोग करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, मस्ट का जो प्रयोग होता है हमारे जो अवश्य ना चाहिए, अवश्य नहीं चाहिए, अवश्य ने चाहिए के अर्थ में करते हैं, या अवश्य ना होगा, अवश्य नहीं होगी, या अवश्य सकता है, अवश्य सकती है, अवश्य सकते हैं, यानी प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर ये भी तीनों का बोध कराते हैं। यही तो समस्या है और आपकी कंफ्यूजन होने का डर रहता है कि हम कब कैसे समझें। तो आज पूरी तरह से क्लियर कर लीजिए। तो मस्ट समझिए, मस्ट जो है इसमें किसी हमारे प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर में किसी निश्चित है कि हमें कार्य को करना ही होगा, एकदम मजबूरी होगा आपको कि करिए, नहीं करते हैं काम तो आपको कहीं ना कहीं उससे लॉस हो सकता है या वो काम सफल नहीं होगा, तो हम मस्ट का प्रयोग करना चाहिए। और इसमें 100% ये होता है कि आपको काम करना ही है। जैसे मान लीजिए कि हमें IAS का एग्ज़ाम देना हो या किसी बड़े पद पर एग्ज़ाम या किसी भी एग्ज़ाम को देना हो और उससे हमें जॉब प्राप्त करना हो, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें एग्ज़ाम को देना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि वहाँ मस्ट का प्रयोग करना चाहिए कि यदि उस एग्ज़ाम को निकालना चाहते हैं या उस पद को पाना चाहते हैं तो आपको एग्ज़ाम देना ही होगा, यानी यू मस्ट टेक द एग्जामिनेशन, यानी आपको परीक्षा देना होगा, यानी आपको परीक्षा अवश्य देना होगा, या यू मस्ट अपीयर एट द एग्जामिनेशन, तुम्हें परीक्षा में शामिल होना होगा या पड़ेगा, ये भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यू मस्ट अपीयर एट द एग्जामिनेशन, यानी तुम्हें परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा या तुम्हें अवश्य परीक्षा में शामिल होना चाहिए, ये भी कह सकते हैं, या तुम्हें परीक्षा में शामिल होना होगा। यू मस्ट क्लीन योर रूम, तुम्हें अपना रूम साफ करना चाहिए, या ये भी लगा सकते हैं तुम्हें अपना रूम साफ करना होगा, या तुम्हें अपना रूम अवश्य साफ कर सकते हो, ये भी कह सकते हैं अवश्य का सेंस लगाकर। अब अकॉर्डिंग टू सेंस ऑफ एनदर सेंटेंस, जो सेंटेंस इसके साथ प्रयोग हुआ रहेगा उसके अनुसार हम इसका अर्थ लगाते हैं। नेक्स्ट,
वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, यानी हमें अपने से बड़ों को आदर करनी चाहिए। यहाँ पर मस्ट का प्रयोग करते हैं तो यानी कि आपको मजबूरी है कि किसी को रिस्पेक्ट करिए, नहीं करते हैं तो यू मे बी लॉस समथिंग, यानी कहीं ना कहीं कुछ आप लॉस कर सकते हैं, इसका डर रहता है, इसलिए आपको करना ही चाहिए। नेक्स्ट, वी मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ द रोड, यानी हमें सड़कों के नियमों का पालन करना चाहिए। यदि नहीं करते हैं तो यू आर फाइंड, यानी आपको फाइन किया जा सकता है, इसका डर है, इसलिए आपको सड़क के नियमों को पालन करना चाहिए। यहाँ मस्ट से प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर आप एक नया बात इसमें सीखने जा रहे हैं कि मस्ट जो है हमारा, इसी के जब हम पास्ट के सेंस में प्रयोग करते हैं तो हमारा हैड प्लस टू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ मस्ट से हम लोग जनरली चाहिए यानी प्रेजेंट के बोध कराएंगे, ना होगा यानी करना होगा भविष्य का बोध करा सकते हैं, या प्रेजेंट का बोध करा सकते हैं मस्ट से। अब हम चाहते हैं कि पास्ट का बोध कराएं, यानी मजबूरी वश हमें कोई काम को करना ही पड़े कि हमें करना ही होगा, 100% करना ही है, तो उसके लिए हमारे पास मस्ट पास्ट का बोध नहीं करा सकता है, तो उसके लिए हमें हैड टू का प्रयोग करना चाहिए। इसका अर्थ होगा ना पढ़ता था, नी पढ़ती थी, ने पढ़ते थे के सेंस में होगा, या ना पढ़ा, नी पढ़ी, ने पढ़े का अर्थ में प्रयोग होगा। ऐसे में देखें, यू हैड टू अपीयर एट द एग्जामिनेशन, यानी तुम्हें परीक्षा में शामिल होना पड़ा, यानी कोई मजबूरी हुई तभी वो शामिल हुआ है ना। तो इससे ये बोध हुआ, या घर से वो डांट उठ खाया होगा तभी हो गया, नहीं जा रहा होगा, तो ये सेंस बता रहा है कहीं ना कहीं उसको मजबूर किया गया उस काम को करने के लिए, उसके लिए हैड टू का प्रयोग किया जाता है। यू हैड टू। नेक्स्ट, यू हैड टू क्लीन योर रूम, यानी तुम्हें अपना रूम साफ करना पड़ा, यानी हमें निश्चित रूप में करने की बात कह रहा है। वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता का आदर करना ही पड़ा। तो ये पास्ट का बोध करा रहा है, ऐसे हम प्रेजेंट का बोध कराते हैं, या भविष्य में होने वाले कार्य का भी हम मस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट, नीड टू। नीड टू का प्रयोग हम लोग कह सकते हैं नीड टू यूज टू एक्सप्रेस नेसेसरी या कंपल्सरी, यानी नीड से हम लोग किसी कंपल्सरी या नेसेसरी कार्य को बोध कराते हैं। यानी ध्यान रखिए, जैसे नीड टू, इसका अर्थ होता है ने की जरूरत है, यानी ने की जरूरत है, ने की जरूरत है, ये सेंस में प्रयोग होता है। जैसे ही नीड टू, अब यहाँ पर ध्यान रखें, नीड टू अपने बाद में कभी कभी ये टू लेता है, कभी कभी ये टू नहीं लेता है, तो कब टू लेता है कब टू नहीं लेता है, तो ध्यान रखें, नीड जब मोडल भाव के रूप में प्रयोग होगा तो ये अपने बाद में टू को नहीं लेगा, और यदि नीड अपने ये मेन भाव के रूप में होगा जिसे ऑर्डिनरी भाव भी कहा जाता है, तो ऐसे में ये अपने बाद में टू प्लस V1 को लेगा, या यदि V1 नहीं लिया तो डायरेक्ट किसी नाउन को लेगा, तो नाउन लेगा तो वहाँ पर टू नहीं लगाया जाता है। जैसे, और एक और बात समझ लीजिए कि नीड का प्रयोग जब हम मोडल विभाग के रूप में करते हैं तो इसका प्रयोग दो ही सेंटेंस में कर सकते हैं, या तो निगेटिव सेंटेंस में या तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में, यानी नॉट लगे तो निगेटिव सेंटेंस, और इससे प्रश्न किया जाता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। जैसे ही नीड नॉट अर्न मनी, यानी उसे पैसा कमाने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और ये प्रेजेंट का ही बोध कराता है नीड से हम प्रेजेंट के भी एक्शन को बोध कराते हैं जो नेसेसरी हो। यहाँ देखिए, ही नीड के बाद में टू नहीं आया इस भाव के पहले, यानी कि मोडल विभाग के रूप में है, और ये निगेटिव सेंटेंस में प्रयोग है। तो ये भी इसमें समझ लीजिए कि जब ये मोडल विभाग के रूप में होगा तो ये कभी भी अपने सब्जेक्ट के अनुसार नहीं बदलेगा, सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारा नीड ही का प्रयोग हुआ, नीड हालांकि भाव का पहला रूप है, जबकि यदि मेन भाव के रूप में होता तो इसके साथ एस लगा होता है, लेकिन मॉडल विभाग में नीड या कोई मॉडल विभाग अपने सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग नहीं होता है, केवल वही जो फॉर्म में रहता है वही आता है। तो यहाँ ये क्लियर होगा कि हमारा मॉडल विभाग के रूप में है, तो ही नीड नॉट अर्न मनी, उसे पैसा नहीं कमाना, उसे पैसा कमाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, ही नीड्स टू अर्न मनी, उसे पैसा कमाने की जरूरत है। यहाँ पर देखिए नीड हमारा सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग हुआ, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो नीड में लगाकर सिंगुलर नीड को बना दिए, तो मेन भाव के रूप में हुआ। दूसरा पहचान है कि नीड के बाद टू भी प्रयोग हुआ है, तो ये भी स्पष्ट हो गया कि ये मेन भाव के रूप में है या ऑर्डिनरी भाव के रूप में है, और दोनों का अर्थ एक ही आएगा। ही नीड टू अर्न मनी, उसे पैसा कमाने की जरूरत है। और हालांकि इसमें नॉट लग रहा है इसलिए ऐसा बोध हो रहा है कि निगेटिव में होगा, या निगेटिव से थोड़ा डिफरेंस है लेकिन अर्थ सेम है। और यदि नॉट हटा दे तो इसका भी सेम वही अर्थ होगा, ही नीड
अर्न मनी, उसे पैसा कमाने की जरूरत है। ये भी अर्थ वही होगा, ही नीड्स टू अर्न मनी, यानी उसे पैसा कमाने की जरूरत है। अब एक और बात इसमें समझिए, आपको कंफ्यूजन होगा कि जब टू हटाते हैं तो मोडल यूली वर्ब के रूप में, टू लगाते हैं तो मेन वर्ब के रूप में। तो एक और कंडीशन आता है मेन वर्ब के रूप में, जब हम यूज करते हैं नीड का, और नीड अपने बाद में वर्ब नहीं लेता है, तो ऐसे स्थिति में हम टू का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, मैं टू लिया, या टू का प्रयोग तभी हुआ जो वर्ब आया। यहाँ पर डायरेक्ट नाउन आ रहा है, इसलिए टू नहीं ले रहा है, और ये अपने सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो गया है। यानी सब्जेक्ट में देखिए नीड, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, इसलिए नीड मेस लगा, तो सिंगुलर बना दिए क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। ही नीड्स मनी, यानी मुझे पैसा कमाने की, मुझे पैसे की जरूरत है। यहाँ हुआ कि मुझे पैसा कमाने की जरूरत है, यहाँ हुआ कि मुझे पैसा कमाने की जरूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको नीड का प्रयोग समझ में आ गया होगा। इसी तरह डेयर का भी प्रयोग होता है, यानी सेम उसी तरह होता है, पहले और समझ लीजिए। ये भी भाव के साथ, इसके बाद V1 का प्रयोग हुआ, तो इसका अर्थ होगा नेक की साहस है या हिम्मत है, यानी किसी काम को करने की साहस है या किसी काम को करने की हिम्मत है। ये भी प्रेजेंट के भी किसी कार्य को बोध कराता है जो हमारे साहस होने का बोध कराता है, या साहस भरे कार्य के बोध कराता है। जैसे डेयर टू का प्रयोग, जैसे ही डेयर नॉट। अब इसमें समझ लीजिए कि जब ये मोडल विभाग के रूप में होता है तो ये भी अपने बाद में टू नहीं लेता है, और इसका प्रयोग निगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। जैसे ही डेयर नॉट, नॉट का प्रयोग किया इंट्रोगेटिव, ये निगेटिव सेंटेंस में हुआ, तो ये मोडल विभाग के रूप में हुआ। और दूसरा पहचान है कि इस भाव के पहले, फेस के पहले टू का प्रयोग नहीं है, तो भी मोडल विभाग का ही पहचान हुआ। ही डेयर नॉट फेस हिज एनिमी, यानी उसे अपने दुश्मनों से सामना करने की साहस नहीं है या उसे हिम्मत नहीं है। दूसरा, ही डेयर्स टू फेस हिज एनिमी, यानी उसे, देखिए यहाँ पर देखेंगे ये मेन भाव के रूप में हुआ क्योंकि सब्जेक्ट के अनुसार अपना भाव चेंज कर दिया। यानी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डेयर में एस लग गया, यानी भाव का पांचवा रूप सिंगुलर होता है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रयोग होता है। तो ही डेयर्स, और दूसरा पहचान है कि टू ले लिया, तो टू ले लेता है तो मेन भाव के रूप में होता है। तो ही डेयर्स टू फेस हिज एनिमी, उसे अपने दुश्मनों से सामना करने की हिम्मत है या साहस है। ही डेयर्स टू टच मी, सी डेयर्स टू टच मी, उसे मुझे छूने की हिम्मत है या उसे मुझे छूने की साहस है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको डेयर का भी प्रयोग समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, और टू का प्रयोग ध्यान रखिए ना चाहिए के अर्थ में किया जाता है, यानी जैसे हमारा शुड का प्रयोग है, सेम इसी के अर्थ में ये भी प्रयोग होता है। तो इसमें क्या है कि जब निगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम अपने बाद में टू को लगा भी सकते हैं, किसी भाव के पहले नहीं भी लगा सकते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं होगा। लेकिन नीड में और डेयर में है कि जब इसे दोनों मॉडल भाव में यूज करेंगे तो टू नहीं लगाएंगे, और मेन भाव के रूप में करेंगे तो टू लगाएंगे। तो ध्यान रखिए, और टू से क्या बोध होता है, तो और टू इज यूज टू एक्सप्रेस मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी या सोशल बाइंडिंग, यानी कि नैतिक जिम्मेवारी कह सकते हैं या सामाजिक बंधन को बोध कराने के लिए करते हैं। तो यहाँ समझिए कि इससे भी हम एडवाइस देते हैं, लेकिन समाज में जो हमारा कोई काम को जनरली जैसे किया जाता है या आमतौर पर लोग व्यवहार करते हैं वैसे करने चाहिए के सेंस में ये भी सलाह देता है। तो जिसमें हमारी जिम्मेवारी होती है कि हमको ऐसा करना चाहिए, नहीं करते हैं तो उसका मुझे प्रभाव पड़ेगा। जैसे यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए, या वी ऑट टू ओबे आवर एल्डर्स, हमें अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। वी ऑट टू फॉलो द लॉ, हमें नियमों का पालन करना चाहिए। अब ऐसा क्या है इसमें सेंस, तो ध्यान रखिए, ऐसे इससे जब एडवाइस दे रहा है या इससे हमारा नैतिक जिम्मेवारी कह रहा है या सामाजिक बंधन कह रहा है, तो ये कह रहा है कि यदि हम अपने से बड़ों को या माता पिता को या नियमों का पालन नहीं करते हैं तो उसका प्रभाव हमें पड़ेगा। जैसे यदि हम किसी को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं अपने से बड़ों को, तो हमारे जो बच्चे हैं या हमसे जो छोटे हैं वो भी सीख रहे हैं। अब वो क्या करेंगे कि वो सीख जाएंगे कि रिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, तो उसका प्रभाव फिर हमारे पर पड़ेगा, हमको भी वो रिस्पेक्ट नहीं करेगा। इसलिए ये सामाजिक बंधन है, नैतिक हमें जिम्मेवारी है कि हमें करना चाहिए, क्योंकि हमें भी आगे रिस्पेक्ट पाना है या पाने की जरूरत पड़ सकता है। तो ऐसे में हम और टू का प्रयोग करेंगे। अब इसमें कंफ्यूजन होगा कि आपको सेम सेंटेंस इससे भी व्यक्त कर सकते हैं, शुड का भी प्रयोग हम और टू से व्यक्त कर सकते हैं, और टू का भी प्रयोग शुड से व्यक्त कर सकते हैं। अब इसमें आप देखे होंगे कि कभी कभी सेम जैसे होगा वी और टू ओबे आवर पेरेंट्स,
कभी देखे होंगे सेंटेंस में, ये किताबों में, और कभी देखे होंगे कि वी और के स्थान पर शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, ये भी देखे होंगे। तो सेम सेंटेंस दोनों का व्यक्त कर रहे हैं, इसका मतलब क्या? तो इसका मतलब ये है कि हम दोनों से अलग अलग सेंटेंस रहे तो व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन अब क्या होगा कि शुड से जब किसी सेंटेंस को व्यक्त करेंगे तो 60 से 70% ये सलाह मानने की बात होता है कि सामने वाला आपको बात को मान सकता है, और बाकी में यानी 60 से 70% ही हम दे सकते हैं सलाह, या उसकी उम्मीद में हम सलाह देते हैं। बाकी जो 30% सलाह है वो नहीं भी मान सकता है, 40% हमारे सलाह को नहीं भी कर सकता है। जैसे यू शुड टेक मेडिसिन इन टाइम, तुम्हें समय पर दवा लेनी चाहिए, हो सकता है कि नहीं भी ले। लेकिन जब हम और टू का प्रयोग करते हैं तो उससे संभावना बढ़ जाती है कि उसे करना चाहिए, या समय पर दवा लेनी चाहिए, या उसे अपने से बड़ों को आदर करना चाहिए। यदि नहीं करता है तो इसमें ज़्यादा, उससे ज़्यादा संभावना बढ़ जाती है किसी कार्यों को लॉस होने का। तो इसमें क्या है कि इसमें 70 से 90% होता है कि जब इससे हम किसी बातों को दर्शाते हैं, जिम्मेवारी को या नैतिक कार्यों को दर्शाते हैं, तो इससे हमारा संभावना उससे कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी कार्य के होने का या सलाह देते हैं तो उससे कहीं यानी शुड से ज़्यादा और टू का प्रयोग बढ़ जाता है। ध्यान रखें। तो इसमें ध्यान रखें, शुड का प्रयोग हम लोग 60 से 70% के लिए करते हैं एडवाइस के लिए, और इससे हम लोग 70 से 90% की सलाह के लिए करते हैं, यानी उससे संभावना ज़्यादा है। लेकिन अब 90% तक की बात है, 100% यदि करना चाहते हैं, 90 से 100%, तो उसके लिए हमारा मस्ट का प्रयोग करना चाहिए। तो देखेंगे कहीं कहीं कि हमारा जस्ट लाइक इसी तरह जैसे शुड वाले सेंटेंस पर या और टू वाले सेंटेंस पर मस्ट का भी प्रयोग हुआ रहता है। तो ध्यान रखिए, जैसे वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, यहाँ भी देख रहे हैं, यहाँ भी देख रहे हैं, और वहाँ भी हम प्रयोग शुड से भी कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए, इसमें क्या है कि जब हम मस्ट का प्रयोग कर किसी सेंटेंस को दर्शाते हैं, नैतिक कार्यों को या हमारे सामाजिक बंधन को, तो ऐसे से क्या होता है कि 100% है कि आपको करना ही है, नहीं तो निश्चित है कि आपको लॉस होना ही है। तो इसलिए वैसी स्थिति में हम मस्ट का प्रयोग करेंगे, और जब हमें 70 से 90% संभावना हो, यानी ऐसा लगे कि वो कर सकता है या करना चाहिए, तो उससे हम और टू का प्रयोग करेंगे, और 60 से 70% में हमें शुड का प्रयोग करना चाहिए, और 50% संभावना में हम लोग मे का प्रयोग कर सकते हैं या विल का प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि शैल या विल का प्रयोग तो हम लोग भविष्य में होने वाले कार्य की इच्छा को बोध कराने के लिए करते हैं, और मे से संभावना व्यक्त करते हैं। अब यहाँ पर एक और बात समझिए कि यदि एक ही एग्जाम में, हालांकि तीनों एक ही क्वेश्चन में ऑप्शन में नहीं रहता है, शुड और टू और मस्ट, ये अलग अलग होता है। यदि मान लीजिए कि शुड, मस्ट और टू और शुड एक ही जगह पर यानी एक ही क्वेश्चन पर ऑप्शन दे दिया जाए, तो आपको सबसे पहले मस्ट का प्रयोग चुनना चाहिए। यदि और टू और शुड को एक ही ऑप्शन में दे दे तो और टू को चुनिए, और यदि कोई ऑप्शन नहीं हो और अन्य ऑप्शन हो और उसके साथ शुड लगा हो, तो हमारे किसी कार्य को एडवाइस दे रहा हो या नैतिक जिम्मेवारी हो या ड्यूटी हो काम को करने के लिए, तो शुड का प्रयोग करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि तीनों आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट यूज टू है, तो कह सकते हैं यूज टू का जो अर्थ होता है, या करता था, ये करते थे, ये करते थे, यानी कह सकते हैं यूज टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिचुअल एक्शन और रेगुलर एक्शन इन पास्ट, यानी यूज टू का प्रयोग पास्ट में जो होने वाले जो नित्य प्रतिदिन कार्य है उसे दर्शाने के लिए करते हैं, या पास्ट में जो हमारी आदत थी करने का, अब आदत नहीं है, तो वहाँ पर यूज टू का प्रयोग करते हैं। जैसे ही यूज टू टेक एक्सरसाइज डेली, वो प्रतिदिन एक्सरसाइज किया करता था। आई यूज टू मीट हर एवरी इवनिंग, यानी मैं उससे प्रत्येक शाम यानी हर एक शाम मिला करता था, यानी अब वो मिला नहीं करता था, पहले उसकी मिलने की आदत थी। जैसे अभी कह सकते हैं कि गांधी जी यूज टू स्पेंड डेली, यानी गांधी जी प्रतिदिन सूत काटा करते थे, अब वो नहीं काटते हैं। इससे जाहिर सी बात है कि अब तो है ही नहीं कि काटेंगे। तो पास्ट के हैबिचुअल एक्शन को दर्शाने के लिए या रेगुलर कार्य को दर्शाने के लिए यूज टू का प्रयोग किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें।